पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिले के नाम पर किस तरह से ठगी हुई, करोड़ों रुपए ठगने के बाद जो गैंग है वो अपना दफ्तर बंद करके फरार हो गया। इन आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने मामला दर्ज किया है और कई राज्यों में दबिश दे रही है। नोएडा के सेक्टर 63 की इसी इमारत में कुछ लोगों ने सितंबर में 2 फ्लोर किराए पर लिए। 2 लाख रुपए महीने के किराए पर करियर जंक्शन नाम से एक दफ्तर खोला गया। दफ्तर में सीईओ, मैनेजर, अकाउंटेंट, एचआर मैनेजर और कॉलर्स सब मिलाकर 100 से ज्यादा लोगों का स्टाफ था। इस दफ्तर से कॉलर्स ऐसे लोगों को फोन करने लगे जिनके बच्चे एमबीबीएस में दाखिला चाह रहे थे या नीट का एग्जाम पास करने के बाद अच्छे कॉलेज में दाखिला चाह रहे थे। दिल्ली के बदरपुर के रहने वाले निर्मल चंद को भी कॉल आया। इनसे कहा गया कि आपकी बेटी का दाखिला फरीदाबाद के अटल बिहारी मेडिकल कॉलेज में हो जाएगा। इसके बदले 30 लाख रुपए देने होंगे। सरकारी कॉलेज की चाहत में निर्मल चंद ने 20 लाख में सौदा तय कर लिया और पैसे के साथ बेटी के दस्तावेज भी दे दिए। इसके बाद निर्मल चंद को मेडिकल काउंसिल कमेटी का एक फर्जी लेटर और अटल बिहारी वाजपेयी कॉलेज का फर्जी एडमिशन लेटर देकर 19 दिसंबर को कॉलेज भेज दिया। वहां पता चला कि इस कॉलेज से कोई एडमिशन लेटर जारी ही नहीं हुआ है। इसके बाद आरोपियों के मोबाइल फोन बंद आने लगे। निर्मल चंद ने 15 लाख रुपया कैश दिया था, जबकि 5 लाख ऑनलाइन दिया था। मैं सेक्टर 63 के इनका जो ऑफिस है डी ब्लॉक में, उसमें आया तो वहाँ इन्होंने मुझसे कहा, मेरा जो था कि मैं शारदा कॉलेज में नोएडा में अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहता हूँ। तो इन्होंने कहा भी शारदा कॉलेज में क्या करोगे, हम आपको गवर्नमेंट कॉलेज में करवा देते हैं, आपको 30 लाख रुपए जो है ना खर्च करने पड़ेंगे। मैंने कहा 30 लाख रुपए तो हम प्राइवेट कॉलेज में ही करा देंगे। कहते कि नहीं, आपको जो है ना वो एक बार में ही हो जाएगा और गवर्नमेंट कॉलेज में स्टे राउंड में ऐसी सीटें होती हैं जो कैंसिल हो जाती हैं, जिसको हम कॉलेज में डोनेशन दे करके, हमारा उनका टच में होता है, हम उन्हें डोनेशन दे करके वो सीट अलॉट करा लेते हैं। दिल्ली के गीता कॉलोनी के रहने वाले वली खान पेशे से कारोबारी हैं। वली की बेटी ने नीट की परीक्षा भी पास कर ली थी और उसका दाखिला लखनऊ के एक प्राइवेट कॉलेज में होने वाला था, लेकिन इसी बीच ये भी इसी गैंग के जाल में फंस गए। आगरा के सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज में दाखिला कराने के नाम पर इनसे 20 लाख रुपए ले लिए गए। कॉलेज का फर्जी स्टैंप लगाकर लेटर देकर वली को भी 19 दिसंबर को आगरा के सरोजनी नायडू कॉलेज भेज दिया गया। इनका कहना है कि गैंग के लोगों का ऑफिस देखकर वो समझ ही नहीं पाए कि ये ठग हैं। कभी आप इनके ऑफिस गए, देखा किस तरह से ये लोग रहते हैं क्या? मतलब मैं तो देखी तो ऑफिस देख के तो उन्होंने गड़बड़ करी है। इतने ऑफिस में एम्प्लॉइज बैठे थे ऊपर नीचे, वो देख के फिर लखनऊ भेजाया आदमी को, वहाँ देख करके सब कंफ्यूज हो गए ऐसे कर रहे हैं। ऑफिस तो बहुत अच्छा बना रखा था। मतलब आपको लगा कि बिल्कुल जेन्युइन है? हाँ, जेन्युइन है। अच्छा, पूरा स्टाफ सब। अच्छा। और मैं मिलने नहीं जा रहा था, जबरदस्ती मुझे जबरदस्ती बुलाया। मैंने कहा मैं नहीं आऊँगा भाई साहब, मुझे मिलने जाकर बात कल एक दफ़ा मिल लीजिए, पैसे मत दीजिए, काम हो जाए तब पैसे दीजिएगा। नोएडा की रहने वाली प्रीति से इस गैंग ने संपर्क किया और उनकी बेटी का आगरा के सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज में दाखिला कराने के नाम पर 14 लाख रुपए ले लिए। प्रीति जब कॉलेज पहुंची तो पता चला कि वो ठगी गई है। हमें कहा कि 19 तारीख को आप 1 बजे कॉलेज पहुंच जाइएगा रिपोर्ट करने के लिए। हम वो अलॉटमेंट लेटर लेकर पहुंच गए। वहां जाकर पता चला कि और लेटर इतना ओरिजिनल था कि जो डेली डॉक्यूमेंटेशन कर रहा है गवर्नमेंट कॉलेज में, वो भी धोखा खा गया। वो भी देख के कह रहा है कि लाइए डॉक्यूमेंट लाइए और ये वो। फिर मैंने कहा आप एक बार ही चेक कर लो, क्योंकि पेरेंट्स और भी थे वहां पर जिनके साथ ये फ्रॉड हुआ था। कहता है नहीं, ये तो फर्जी है। मैंने कहा आपने तो कहा कि अभी ओरिजिनल है, डॉक्यूमेंट्स लाओ। क्योंकि वो लेटर ही इतना ओरिजिनल था कि हम लोग ऑल सब एजुकेटेड लोग धोखा खा गए। और जैसे ही वहां पर हमने वापस कॉल किया तो सब लोगों के मोबाइल ऑफ हो गए और उसके बाद कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। पुलिस ने इस मामले को लेकर केस दर्ज कर लिया है। पुलिस के पास अब तक 25 से ज्यादा शिकायतें आ चुकी हैं। हालांकि पीड़ितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जांच में पता चला है आरोपियों ने सबको अपने फर्जी नाम बताए थे। ये पूरा गैंग है जिस पर पहले से इसी तरह की ठगी के कई केस दर्ज हैं। थाने पर एक सूचना दिए थे, इस पर जांच की गई और पाया गया कि कई लोगों के साथ चीट किया गया है। तो अब तक करीब 25 एप्लीकेशनें आई हैं। इसका मुकदमा पंजीकृत है और इसमें हम
3 टीमें लगाए हैं जो इनकी तलाश कर रही हैं कि जल्द से जल्द गिरफ्तार होकर के और लोगों को न्याय दिलाया जाए। पुलिस के मुताबिक गैंग के मास्टरमाइंड ने अपना नाम अजय आलोक बताया था, जबकि उसका असली नाम नीरज कुमार है। उसके खिलाफ हत्या के भी 2 मामले दर्ज हैं और उसे नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था। इस गैंग से जुड़े लोग इतने शातिर हैं कि उन्होंने लोगों को प्रभावित करने के लिए एक बड़ा दफ्तर लिया, रहने के लिए आलीशान कोठी ली और इनमें से कई आरोपी जो हिंदू हैं उन्होंने खुद को मुस्लिम बताया। साथ में वो दफ्तर में पूजा भी करते थे। जब लोगों ने कहा कि आप मुस्लिम होकर पूजा कैसे करते हैं तो उन्होंने कहा सबका मालिक एक है। अब नोएडा पुलिस इन बहरूपियों की तलाश कर रही है। नोएडा से कैमरामैन संजय कौशिक के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। कोविड की संभावित चुनौती को देखते हुए आज देश भर में अस्पतालों में मॉक ड्रिल हुआ, तैयारी देखी गई। पर शायद ही कोई हेल्थ वर्कर्स की मानसिक सेहत की बात कर रहा है। कई सुरक्षा कर्मियों ने कोविड के दौरान अपनी जान गंवाई, कईयों ने अपनों को खोया, गंभीर रूप से बीमार पड़े और फिर से ड्यूटी पर लौटे। नई संभावित चुनौती के लिए क्या वो मानसिक रूप से फिर से तैयार हैं और मुंबई में उसके लिए क्या तैयारी है, दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। मुंबई में सरकारी अस्पताल सेंट जॉर्ज के स्टाफ नर्स 40 वर्षीय रूपचंद हड़के कोविड की पहली लहर में खुद वेंटिलेटर पर थे। करीब 1 महीने में रिकवर हुए, अब नई संभावित कोविड लहर की चुनौती की ड्यूटी के लिए फिर से तैयार हैं। हमारा सेंट जॉर्जेस हॉस्पिटल पूरा फुल था, यहाँ तक कि बेड नहीं अवेलेबल था। तो मुझे ना वेंटी के लिए सजेस्ट किया गया क्योंकि लंग्स काफ़ी ख़राब हो चुके थे। अच्छा। तो वेंटी भी अवेलेबल नहीं था, वेंटिलेटर नहीं था। हाँ, नहीं था उस टाइम में। हाँ। तो फिर मेरी वाइफ भी स्टाफ नर्स है। अच्छा, यहीं पर है? नहीं, दूसरे हॉस्पिटल में नर्सिंग ऑफिसर है। तो उन्होंने अपने हॉस्पिटल में लेके गई। हमारा डोर का जो कचरा था ना, वो कचरा कोई लेके नहीं जाता था, यानी कि हमारे घर में कोई नहीं आता था। सब्जी मेरी वाइफ मेरे पास ही रहती थी और कंटिन्यू वो पीपी किट में मेरे लिए रुकी थी। परेशानी फर्स्ट वेव में पाई गई थी कि जो स्टाफ फैसिलिटी ही खुद तैयार नहीं हो रहे थे ट्रीटमेंट करने के लिए, या फिर उनको डर लग रहा था कि कोविड से फिर हमारे आप्तजनों में थोड़ा सा उसका फैलाव हो सकता है। वो परेशानी इस बार नहीं रहेगी, वो डट के वो उसका सामना करने के लिए रेडी रहेंगे, इतना मैं एश्योरेंस दे सकता हूँ। एक मानसिक आधार देने की एक कोशिश रहेगी, एक सिंगल डेस्क तैयार करने की सोच रहा हूँ मैं। पीपी किट की आदत छूट गई थी, पर वॉरियर की तरह फिर डटना है। मानसिक रूप से खुद को तैयार कर चुके हैं। अभी तो आदत हो गई है, लेकिन जब पहले थे तो बहुत सारा पसीना आता था, डिहाइड्रेट होते थे, तो ये बहुत सारी थे। अभी तो आदत हो गई है, 2-3 वेव तो अभी ये किया है ना। कभी कभी डर पे जीत भी हासिल करनी पड़ती है। तो हमने तो पिछले 2 वेव्स देखे हैं, तो हमने तो अपने डर पे जीत ही हासिल कर दी है। जब कोविड शुरू होता है, ज़्यादा पेशेंट रहते हैं, तो हम लोग खुद का केयर करते हैं ताकि ये बीमारी घर तक ना पहुँचे। और वैसे बच्चे भी ट्रेन हो गए हैं, पहले और सेकंड वेव में बच्चे लोग ट्रेन हो गए थे कि मम्मी को हग नहीं करने का है। अभी मेंटली और फिजिकली सभी नर्सेस मेरे तैयार है। मुंबई कोविड टास्क फोर्स के सदस्य डॉक्टर गौतम भंसाली बताते हैं कि कोविड मरीजों के साथ साथ डॉक्टर और हेल्थ स्टाफ भी मानसिक रूप से मजबूत रहें, इसलिए मनोचिकित्सकों की टीम बनेगी। जब सेकेंड वेव का टाइम जो था वो एक सुनामी की तरह था, उस समय हमको फील हुआ था कि थोड़ा सा लोगों में डिप्रेशन जैसा आ रहा है, लोग घरों में कैद है, डॉक्टर भी है तो 10 दिन पीपी किट में रह रहे हैं, पेशेंट भी लंबा स्टे चल रहा है हॉस्पिटल से। तो थर्ड वेव से पहले ही हमने साइकेट्रिक डॉक्टर्स की एक टीम बनाई थी, काउंसलिंग की और काउंसलर्स की टीम बनाई थी जो कोविड पेशेंट के पास जाते थे। प्लस हम लोग जूम मीटिंग करके डॉक्टर्स की भी, प्लस घर में बैठे लोगों की भी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प लेकर के काउंसलिंग करते थे। इस बार भी हमारे ध्यान में ऐसा है कि अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आती है तो यस, हमारी वही जो टीम साइकेट्रिस्ट वगैरह की है उनको फिर एक्टिवेट करेंगे, 2 ऑलरेडी एक्टिवेट है, करेंगे और वो लोग हेल्प करेंगे। एक आंकड़ा बताता है कि देश में 1500 से भी ज्यादा डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स ने अपनी जान दी कोविड के दौरान। कईयों ने अपनों को खोया, गंभीर रूप से बीमार रहे, फिर भी ड्यूटी पर लौटे। एक बार फिर से संभावित चुनौती के लिए इन्हें मानसिक रूप से तैयार होना होगा। कोविड मॉक ड्रिल के दौरान इसे भी ध्यान में रखा गया। मुंबई से कैमरा पर्सन अशोक महाडिक के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया।
और महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद के बीच आज महाराष्ट्र विधानसभा ने सर्वसम्मति से कर्नाटक राज्य में शामिल 865 मराठी भाषी गांव को महाराष्ट्र में शामिल करने का प्रस्ताव पास किया। आपको बता दें कि पिछले ही दिनों कर्नाटक सरकार की ओर से 1 भी इंच जमीन बाहर नहीं जाने का प्रस्ताव पास किया गया था। सोहित मिश्रा की रिपोर्ट देखिए। अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे। होयचे एकमत आहे, होयचे एकमत आहे, ठराव संमत झाला। नागपुर में चल रहे महाराष्ट्र विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मंगलवार के दिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कर्नाटक राज्य में शामिल 865 मराठी भाषी गांवों को महाराष्ट्र में लाने का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास किया गया। मुख्यमंत्री ने इन गांवों तक महाराष्ट्र सरकार की सभी योजनाओं को पहुंचाने का भी ऐलान किया। एक मताने पारित करीत आहे। 865 गावांची इंच जागा कर्नाटक में शामिल 865 मराठी भाषी गांवों को महाराष्ट्र में लाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में चल रहे इस मामले में जरूरी हर मदद दी जाएगी। जो महाराष्ट्र में चल रही योजनाएं हैं उसका लाभ भी हम इन गांवों तक पहुंचाएंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेला सीमावाद सनदशीर मार्गाने अत्यंत खंबीरपणे, दृढ निश्चयाने व संपूर्ण ताकदीनिशी लढा देण्यात येईल। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने दोनों मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करने को कहा था, लेकिन बीते हफ्ते कर्नाटक विधानसभा ने अपनी जमीन का 1 इंच भी बाहर नहीं जाने का प्रस्ताव पास किया। महाराष्ट्र विधानसभा की ओर से पास किए गए इस प्रस्ताव को कर्नाटक के नेता उकसावा बता रहे हैं। They are always provocating Kannadigas. वो कर्नाटक के लोगों को हमेशा उकसाते हैं। कर्नाटक की जमीन पर उनका कोई अधिकार नहीं है। Any piece of land belonging to Karnataka. इस पूरे मामले को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर कड़ा कदम ना उठाने का आरोप लगाने वाले उद्धव ठाकरे ने प्रस्ताव का समर्थन किया, लेकिन सवाल भी उठाए। आज जो रिजोल्यूशन किया है, मैंने तो पहले साफ किया कि हमने उसका समर्थन किया है। जो भी चीज महाराष्ट्र की हित में होगी उसे हम समर्थन देंगे, जरूर देंगे, लेकिन साथ ही साथ कुछ सवाल सामने खड़े हैं, उसका उत्तर नहीं मिल रहा है। जो भी बात की गई है कि योजना वहाँ उनको उसका लाभ दिया जाएगा, तो अगर वो सरकार हमारे यहाँ से नेता आने के लिए मना कर रही है, मंत्रियों को बंदी लगा रही है, तो क्या योजना को आने देगी? और योजना ही देनी है तो उनकी मांग योजना के लिए नहीं है। जो उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, उसके खिलाफ वो आंदोलन कर रहे हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच ये सीमा विवाद दशकों से जारी है। अब दोनों राज्यों की ओर से प्रस्ताव पास किए गए हैं, लेकिन इन प्रस्तावों के केवल राजनीतिक मायने हैं, क्योंकि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तो ऐसे में इन प्रस्तावों का कोई मतलब नहीं बनता है। दोनों जगहों पर बीजेपी की सरकार है। डबल इंजन की बात करने के बावजूद इस मुद्दे को नहीं सुलझा पाने की वजह से अब विपक्ष और भी आक्रामक होता हुआ दिख रहा है। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी के निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया है। इस फैसले के बाद समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार को ओबीसी विरोधी बताया है। वहीं इस फैसले के खिलाफ योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट देखिए। मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी सरकार को तगड़ा झटका दिया। कोर्ट ने यूपी के 5 दिसंबर के निकाय चुनाव के नोटिफिकेशन को रद्द करते हुए आदेश दिया है कि यूपी में निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के कराए जाएं। कोर्ट ने कहा कि ट्रिपल टेस्ट के बगैर ओबीसी को कोई आरक्षण न दिया जाए। यूपी सरकार ने आयोग बनाकर आरक्षण देने का सर्वे नहीं कराया। सरकार ने जो ओबी आरक्षण दिया है उसके लिए सरकार के पास मजबूत आंकड़े नहीं हैं। सरकार द्वारा 5 दिसंबर के नोटिफिकेशन को रद्द किया जाए, तुरंत बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव के लिए नोटिफिकेशन किया जाए। हाईकोर्ट के फैसले के बाद पूरा विपक्ष योगी सरकार के खिलाफ लामबंद हो गया। अखिलेश यादव का कहना है कि सरकार पिछड़ी जातियों के खिलाफ है और सरकार ने कोर्ट के सामने सही आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए हैं। बहुत ही दुर्भाग्य है कि हमारा पिछड़ों का हक छीना जा रहा है, और ये केवल पिछड़ों का हक नहीं छीना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही
तो जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अधिकार दिए हैं उन अधिकारों को धीरे धीरे छीन लिया जाएगा। अभी कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं और कुछ चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा आरक्षण विरोधी काम किए उसने। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है। इन्हें संविधान की किसी भी व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है। बसपा प्रमुख मायावती ने भी ट्वीट कर कहा कि अगर यूपी सरकार सही समय पर आयोग बनाकर सही से सर्वे कराती तो आज ओबीसी समाज को ये सजा भुगतनी नहीं पड़ती। हाईकोर्ट के फैसले के बाद योगी सरकार बैकफुट पर है। यूपी सरकार ने कहा कि वो तुरंत आयोग बनाकर सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट के मुताबिक सर्वे कराएगी और बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव में नहीं जाएंगे। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार आयोग गठित करके ट्रिपल टेस्ट की जो प्रक्रिया है उसे पूर्ण करके हम ओबीसी को आरक्षण देने के बाद ही हम चुनाव कराएंगे और उसके बाद जो चुनावी प्रक्रिया है उसको हम करेंगे। हम इसके कानूनी पहलुओं को और भी हम गंभीरता से गहराई से अध्ययन कर रहे हैं और अगर आवश्यक होगा तो हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। हमारे वकीलों की सलाह लेकर के हम इस विषय में अध्ययन कर रहे हैं। योगी सरकार अगर वाकई आयोग बनाकर ओबीसी जातियों का सर्वेक्षण कराना चाहती है तो उसे तुरंत सुप्रीम कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय पर स्टे लेना होगा। अगर ये चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के हो जाते हैं तो बीजेपी को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। पहला तो निकाय चुनाव में नुकसान होगा, 2024 के लोकसभा चुनाव में भी नुकसान होगा, क्योंकि गैर यादव ओबीसी वोट बीजेपी की जीत में निर्णायक भूमिका निभाते रहेंगे और उन्हें अगर आरक्षण नहीं मिला तो बीजेपी से दूर जा सकते हैं। यही वजह है कि बीजेपी अब तुरंत सर्वे करा करके आरक्षण दे करके चुनाव कराने की बात कर रही है। नई दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। इतनी कड़ाके की ठंड में भी क्रिकेट के लिए जोश और जुनून देखना हो तो घाटी के एक गांव में आइए। यहाँ अपनी लीग चल रही है और मौसम की सख्ती के बीच भी इनका जोश कम नहीं हो रहा। देखिए रिपोर्ट। दक्षिण कश्मीर के इस गांव में मैच देखने आए लोगों ने खेल शुरू होने से पहले आग जलाई। घाटी के ज्यादातर इलाकों में तापमान 0 से नीचे पहुंच चुका है, लेकिन मरहमा गांव के लोग अपनी क्रिकेट प्रीमियर लीग के जरिए माहौल को गर्म रखे हुए हैं। आसपास के गांव की 64 टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं। इसमें हमें रूलर जो हमने वो खुद के पैसों से हमने लाया, उसमें करीबन 7 लाख से ऊपर खर्चा हो गया हमारा। और जो ये टर्फ विकेट है ये भी हमने इसमें खुद हमने मेहनत की, अपने हाथों से बनाया। क्रिकेट के साजो सामान की छोटी सी दुकान चलाने वाले आमिर ने अपनी कमाई से 2 लाख रुपए दिए हैं। वो और उनके साथी इस इलाके में नौजवानों को खेल कूद में व्यस्त रखना चाहते हैं, जिसे पहले आतंकवादियों का इलाका माना जाता था। Khurshid Ahmed, an apple grower, has also contributed 2 lakhs despite a slump in business this year. हमने सोचा कि यहाँ पर जो बच्चे हैं इनको फिजिकली और मेंटली हम ठीक फिट रखेंगे। तो और हम खुद भी फिट रहेंगे इससे। गांव में इस तरह के आयोजन का मकसद उभरते क्रिकेटरों को सामने लाने और उनके कौशल को बढ़ावा देने के साथ ही नशे की बीमारी से लड़ने की भी एक कोशिश है। नशे के खिलाफ मैदान पर बोर्ड भी नजर आते हैं। Actually, it means life to me because it gives really something. I feel happy when I play cricket. क्रिकेट ने कश्मीर की ठठरती सर्दी में भी गर्माहट लाई है। 4 दोस्तों ने मिलकर यहाँ पिच रोलर लाया और ग्राउंड को ठीक किया, जिसने यहाँ सैकड़ों बडिंग क्रिकेटर्स को एक नई उम्मीद दी है। मढ़ामा से नजीर मसूदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान का जन्मदिन है। वो 57 साल के हो चुके हैं। बधाइयों का तांता लगा हुआ है। उनकी बहन ने इस मौके पर पार्टी रखी जिसमें शाहरुख खान पहुंचे और ये तस्वीरें चर्चा में रही। चर्चा में एक और तस्वीर भी रही जहां सलमान खान के घर के बाहर उनके फैंस इकट्ठा हुए। भीड़ इतनी ज्यादा थी, सलमान खान जब अपनी बैल्कनी में पहुंचे वेव करने के लिए तो वहां पर भगदड़ जैसी स्थिति को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।